नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी नाउ। मेरे जितने भी दोस्त इस समय जुड़ चुके हैं सभी को ढेर सारा गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? दिवाली आप सभी लोग की बहुत ही अच्छी रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। दिवाली समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है दिवाली। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ाई पे वापस आ जाइए। पढ़ाई यानी कि आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है वो आपके सामने है। आपको उस गोल को अचीव करना है। आने वाला नया वर्ष भी है, तो नए वर्ष में सब कुछ अच्छा हो, यही उम्मीद करूंगा मैं दोस्तों। मिस्टर टेन आपका दिमाग में होगा, आपके मिस्टर टेन मेरा कोड है। ठीक है दोस्तों, इसका इस्तेमाल करिए सब्सक्रिप्शंस के लिए। आपको पता है बैंक और एसएससी की फी हाइक होने वाली है, बढ़ने वाली है। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, मैं नहीं चाहता कि आपकी जेब थोड़ी और हल्की हो। ठीक है दोस्तों, तो मिशन टेन के साथ फटाफट बन जाइए हमारे साथ। अगली बात करते हैं क्या क्या चीजें लाए हैं हम आपके लिए। 1 बजे, 4:30 बजे और 7 बजे मैं आपके लिए सेशन लाता हूँ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, और साथ साथ में मेन चैनल पर अन अकेडमी पर डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर आता है। जरूर जुड़िए मेरे दोस्तों इस सेशन के साथ। 10 बजे रेलवे के लिए सेशन, और शाम को 8:30 बजे बैंकिंग के लिए आता है। ठीक है, जरूर बनिए हमारे साथ। 18 तारीख से रेलवे का 10 बजे से प्लस का कोर्स आ रहा है, और 8:30 बजे प्लस का कोर्स आ रहा है बैंक का। जरूर जुड़ जाइए। भास्कर प्रताप मिश्रा मेरा नाम है दोस्तों। अन अकेडमी में फॉलो कर लीजिए, ये मेरा कोड है, इसका इस्तेमाल करिए किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए और पाइए 10% की तूफानी छूट। अब शुरू करते हैं सवालों की फेहरिस्त को। बागजान, ये तेल का जो कुआं है, ये काफी चर्चाओं में रहा है। पहला सवाल, बागजान तेल के कुएं की आग की घटना की जांच करने वाली समिति का प्रमुख कौन है? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आपको भी पता होगा दोस्तों। ठीक है जी, आंसर है बीपी काटके। बीपी काटके की जब बात करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, बीपी काटके इज द राइट आंसर। अब आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि बीपी काटके जो हैं वो कौन से हाई कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं? तो ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और रिटायर्ड जज हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है बच्चों, अगली बात, नीरज कुमार प्रसाद की जब बातें करते हैं, ये आंसर सही है, चौथा आंसर एकदम सही है। नीरज कुमार प्रसाद की जब बात करेंगे तो विशाखापट्टनम याद आ जाएगा आपको। विशाखापट्टनम में भी एक गैस लीक हुई, और वो थी एलजी पॉलीमर। विशाखापट्टनम याद रखिए दोस्तों, विशाखापत्तनम बोलते हैं आप हिंदी में इसे। यहां पर जो गैस लीक हुई थी वो एलजी पॉलीमर में हुई थी। एलजी पॉलीमर कंपनी है, यहां पर स्टायरिन गैस लीक हुई थी, पॉलीमर। ठीक है बच्चे, कौन सी गैस लीक हुई थी पूछा जा सकता है, स्टायरिन गैस। और इस मुद्दे पर जो कमेटी गठित की गई वो की गई थी नीरज कुमार प्रसाद जो हैं उनके नेतृत्व में, नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में दोस्तों। डिजिटल पेमेंट के मुद्दे पर कमेटी गठित की गई थी। कौन सा मुद्दा है? डिजिटल पेमेंट, याद रखिएगा, डिजिटल पेमेंट के मुद्दे पर नंदन नीलेकणी। अगली बात, एसएस चार की जब बात करते हैं हम लोग, तो कोझिकोड में जो इंडियन एयरलाइन का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी जब बात की जाएगी, तो कोझिकोड जो ये दुर्घटना हुई है, इस पर जो टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं, इस मुद्दे पर देखिए, टीटी लिख रहा हूं, टेबल टॉप एयरपोर्ट्स याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, वो एयरपोर्ट जो कि ऊंचाइयों पर होते हैं, रनवे छोटा होता है, बड़े विमान यहां पर आमतौर पर नहीं उतारे जाते हैं, लेकिन कोझिकोड में बड़ा विमान एयर इंडिया का उतरता है, क्रैश होता है, 18 से 20 के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत ये प्लेन आ रहा था दुबई से, याद रखिएगा, वंदे भारत मिशन सिविल एविएशन का एक मिशन है जिसके तहत देश के बाहर फंसे हुए लोगों को वापस देश में लाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, 4 ऑप्शन पढ़ लिए, सारी जानकारी ले ली है। ये जानना जरूरी है, बागजान जो तेल का कुआं है ये कौन से स्टेट में दोस्तों? असम। असम की जब बात करते हैं तो यहीं पर एक जगह है दिग्बोई, और वो एशिया का पहला ऑयल रिफाइनरी असम में दिग्बोई में ही है, इसलिए उसे कई बार हम असम की ऑयल सिटी भी बोलते हैं। अगली बात, ये जो बागजान ऑयल फील्ड है ये कौन से महारत्न कंपनी या नवरत्न कंपनी की थी? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड इसकी है ये। साथ साथ में इस पर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 25 करोड़ की पेनल्टी भी लगा दी गई थी इसी मुद्दे पर। ये जो तेल का कुआं है दोस्तों, पूछा जा सकता है कौन से नेशनल पार्क के करीब में है? तो डिब्रू सैखोवा जो नेशनल पार्क है वहां से काफी करीब है, इसके कारण नुकसान भी पहुंचा है। अभी तक इसमें आग लगी हुई है। आग को बुझाने के लिए कनाडा से स्नबिंग टीम बुलाई गई है। ठीक है दोस्तों, स्नबिंग टीम बुलाई गई है, जो कि कनाडा से बुलाई गई है इस तेल के कुएं में जो आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए। अभी तक आग बुझ नहीं पाई है, काफी नुकसान हुआ है।
ये सारी बातें आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं किसी ना किसी नजरिए से। बागजान तेल का कुआं तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में असम के, इतनी बातें काफी हैं। सर्बानंद सोनोवाल सीएम और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों विस्तार से अगर चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे करंट अफेयर में जरूर आया करिए आप लोग। देश का पहला एयर एम्बुलेंस, देखिए इससे पहले वाला सेशन जो था हमारा 13 तारीख वाला, उसमें मैंने पूछा सर, देखिए मुझे याद भी है 13 तारीख को हमने पूछा था आपसे वाटर एम्बुलेंस के बारे में। यहां पर एयर एम्बुलेंस की बात की जा रही है, कर्नाटक की बात की जा रही है दोस्तों। कर्नाटक में कौन से शहर से शुरू किया गया इस एयर एम्बुलेंस को? आमतौर पर कर्नाटक में बहुत सारी चीजें जो हैं, चाहे वो बैंकिंग की हो, कोई नया इनिशिएटिव हो, कोई डे अनाउंस किया जाता है तो वो यहाँ की कैपिटल सिटी बैंगलोर से किया जाता है। बैंगलोर एकदम सही जवाब है। बैंगलोर की बात करते हैं, जैसे अब बंगलुरु बोला जाता है, मैंगलोर को मंगलुरु बोला जाता है ना दोस्तों। मैंगलोर की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों, यहां पर कई बैंकों के हेडक्वार्टर हैं, जैसे कॉर्पोरेशन बैंक जो कि अब मर्ज हो चुका है, इसका हेडक्वार्टर यहीं पर हुआ करता था। और इस समय कर्नाटक बैंक की जब बात करते हैं, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में केबीएल के नाम से जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर भी मंगलोर में ही है। मैसूर सिटी स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के तहत पहली बार सबसे क्लीन सिटी में थी, याद रखिएगा मैसूर। यहीं पर विजय उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम्पी उत्सव भी कई बार बोला जाता है। ठीक है बच्चों। मणिपाल की जब बात करते हैं तो बहुत सारे बैंकिंग संस्थाओं का ट्रेनिंग सेंटर मणिपाल में ही है। सिक्किम मणिपाल दिमाग में रखेगा, यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। 18 जून को ये राज्य है जिसने मास्क डे सेलिब्रेट किया था। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहीं पर है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम यहीं पर है। 5 नेशनल पार्क, उनके नाम मैं आपको फटाफट बता देता हूं दोस्तों। 5 नेशनल पार्क की जब बात की जाती है तो यहां पर पहली चीज तो बन्नर घट्टा याद रखेगा। बन्नर से आप दिमाग में रखेगा बैनर लगाना। क्या लगाना? बैनर। बन्नर घट्टा से बैनर। बैनर लगाने पर आंशिक बंदी है, आंशी नेशनल पार्क। कौन सा है? आंशी नेशनल पार्क। अगली बात, बंदी है यानी कि बांदीपुरा, दिमाग पे रखिए कौन सा है? बांदीपुरा। अगली बात दोस्तों, कुद्रेमुख कूड़े, कूड़े की बात करते हैं, कूड़ा ज्यादा है इसलिए सब किया जा रहा है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख ये भी एक नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख। ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा कूड़ा होने के नाते कहां पर कूड़ा हो रहा है? नगर में हो रहा है, नगर होल, दिमाग में रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नागर होल, नागर होल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बांदीपुरा, आंशी और बन्नरघट्टा। ये एक छोटी सी कहानी है। शहर में, नगर में कूड़ा होने के नाते बैनर लगाने पर आंशिक रूप से बंदी लगा दी गई है। अगला सवाल, किस उत्तर पूर्व राज्य के ने कुत्ते के मांस की जब बात की जाती है, उसकी बिक्री, कुत्तों के व्यावसायिक आयात और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है? क्या लगता है आपको कौन सा पूर्वोत्तर राज्य हो सकता है? आपके दिमाग में मिजोरम, मेघालय, नागालैंड सब चल रहा होगा इस समय। आंसर है दोस्तों जो आपको लग रहा है, नागालैंड। नागालैंड 6 मंथ के लिए इसे डिस्टर्ब एरिया भी घोषित कर दिया गया है। यहां पर कुत्ते की मांस की बिक्री और कुत्ते के व्यावसायिक आयात पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा आपसे कोई पूछे वो कौन सा स्टेट है जो कि 14 अगस्त को अपना डे मनाता है, स्टेट फॉर्मेशन डे। तो बेटा 14 अगस्त को ये डे मनाता है नागालैंड की बात, और कुछ हिस्सा है मणिपुर का वो भी सेलिब्रेट करता है। इस सेलिब्रेशन में साथ में रहते हैं। ठीक है बच्चे। नागालैंड की जब बात करते हैं तो नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं क्या है। मेघालय, मिजोरम, असम सब नॉर्थ ईस्ट के ही हैं और 7 सिस्टर के अंतर्गत ही आते हैं। सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। आपके सामने यहाँ पर एक कोड दिख रहा होगा, मिश्रा 10, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए अनअकैडमी पर। देश का टॉप प्लेटफॉर्म है ये एजुकेशन से संबंधित, और टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर अपनी नॉलेज को आप तक शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ, इस्तेमाल करिए मिश्रा 10 कोड, पाइए 10% का डिस्काउंट। कौन सा राज्य अपने सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? ये पहले भी बता चुका हूं। उस राज्य का नाम है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जब बात करते हैं दोस्तों, एक उज्ज्वला योजना थी जिसके तहत सभी के घरों तक ये एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा था सब्सिडाइज रेट पर। लेकिन वो जो घर बच गए हैं उन तक भी हिमाचल प्रदेश में एक स्पेशल योजना है, उसके तहत जो है वो एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरह से हिमाचल प्रदेश में कोई भी घर नहीं बचेगा जहां पर एलपीजी कनेक्शन ना हो। उत्तराखंड सही जवाब नहीं है दोस्तों। उत्तराखंड की जब बात करते हैं तो नई कैपिटल सिटी
नाम है गैरसेन, याद रख लीजिएगा। ऐसे ही जैसे कि देहरादून और गैरसेन है, वैसे ही शिमला और धर्मशाला भी है। देहरादून और गैरसेन है, वैसे ही शिमला और धर्मशाला भी हैं। शिमला और धर्मशाला भी हैं। दो कैपिटल सिटी यहाँ पर भी हैं, विंटर और समर याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें दोस्तों, सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में एक और खबर जो काफी चर्चाओं में रही, 3 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा अटल टनल का इनॉग्रेशन किया गया, जो कि विश्व में हाईवे टनल की जब बात की जाती है सबसे लंबा हाईवे टनल है मेरे दोस्तों। इसको भी अपने दिमाग और किडनी में दोनों में बसा लीजिए। अटल टनल दिमाग में रखिए, कितना लंबा है, 9.02 किलोमीटर। 9.02 किलोमीटर दिमाग में से बसा लीजिए। अगली बात, किसके द्वारा इसे तैयार किया गया है? बीआरओ द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, 1960। अगली बात, अटल टनल की जब बात करते हैं तो इससे पहले हम बोलते थे क्या, रोहतांग टनल बोलते थे। रोहतांग पास से होकर गुजरता है, ये दर्रा है एक। और मनाली लेह हाईवे जिसे बोलते हैं, मनाली लेह हाईवे जो है उसे जोड़ता है। विश्व में सबसे लंबा हाईवे टनल है। इसी प्रकार का एक टनल है जोजिला टनल, जो कि लद्दाख में है, उस पर कार्य जारी है और ब्लास्टिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। नितिन गडकरी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने जानकारी दी। वो इससे भी लंबा है, यानी कि 14 पॉइंट समथिंग किलोमीटर के करीब का है। उत्तराखंड की बात हो गई, हिमाचल प्रदेश की बात होगी। आंध्र प्रदेश की जब बात करें तो सीएम जगन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मध्य प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो एसएससी और एबीपी तो आपके किडनी में बस चुका होगा इस समय। एफआईआर, आपके द्वार, चरण पादुका, है ना दोस्तों। ये सब चीज़ें, ये सब योजनाएं जो कहाँ की हैं, ये मध्य प्रदेश की ही हैं। रोको टोको कैंपेन मध्य प्रदेश का ही है। मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा यहीं पर है। केरल टॉप पर है, जहाँ पर सबसे कम है। ये सारे डेटा आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो फॉरेस्ट परसेंटेज, देखिए मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, फॉरेस्ट परसेंटेज, टाइगर्स की संख्या, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, इन सब में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। और यहाँ का एक सिटी इंदौर, जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में टॉप पर है। इसके अलावा इंदौर में अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट भी है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। किस राज्य ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए अध्यादेश का प्रारूपण को मंजूरी दे दी है? वो कौन सा स्टेट है जिसने निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने की बात कही गई है अपने राज्य के युवाओं को? अब इससे क्या इंडस्ट्रीज जो हैं, या जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए चैम्बर्स हैं, वो क्या राय रखते हैं इस पर? क्या इससे वो प्रभावित नहीं होंगे? ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे एक बात तो है कि हरियाणा के जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा हरियाणा में ही, उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। वैसे कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, एनसीआर रीजन के अंतर्गत ही आता है। हरियाणा एकदम दुरुस्त आंसर है, हरियाणा इज द राइट आंसर। मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर सीएम है मेरे दोस्तों, और दुष्यंत चौटाला यहाँ पर डेप्यूटी सीएम है। खेलो इंडिया गेम्स की जब बात की जाती है, खेलो इंडिया गेम्स का चौथा चरण, 4th चरण, ये हरियाणा में पंचकुला में होगा, याद रखिएगा, हरियाणा में ही होगा, याद रख लीजिएगा दोस्तों। और अगली बात अगर हम करें यहां से संबंधित, तो एक सूरज कुंड मेला होता है जो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता है, वो भी हरियाणा में ही होता है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं, कर्नाटक बीएस येदियुरप्पा, जगन रेड्डी, उड़ीसा नवीन पटनायक। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। किस शहर ने वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी की? अब देखिए बेटा, वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन, हिंदी में आप इसको देख के थोड़ा बहुत भौचक्का हो सकते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बातें की जा रही हैं। और जो एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट होती है 2020 की, जो आमतौर पर जनवरी के महीने में होती है, वो 2020 में कहां पर हुई? जेनेवा, दावोस, ग्लैंड या बर्न, ये सारे के सारे शहर स्विट्जरलैंड के ही हैं दोस्तों। आंसर जो है दावोस है। आंसर क्या है दोस्तों? दावोस। ये वो शहर है दोस्तों जहां पर यह सम्मेलन हुआ। विश्व आर्थिक मंच की जब बात की जाती है, हेडक्वार्टर जेनेवा। 1971 स्थापना, नॉट फॉर प्रॉफिट या फिर एनजीओ की तरह काम करती है, और इसके द्वारा कई इंडेक्सेस आते हैं। जैसे इंडेक्स की बात करें तो ट्रांजिशन
एनर्जी इंडेक्स। जब बात करते हैं दोस्तों ट्रांजिशन एनर्जी इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ही रिलीज किया जाता है। एनर्जी इंडेक्स ये इसी के द्वारा आता है। और इस कैटेगरी में इस इंडेक्स की जब बात करते हैं तो दोस्तों नंबर 1 पर 2020 के रैंकिंग में नंबर 1 पर स्वीडन है। नंबर 1 पर स्वीडन है और इंडिया की रैंकिंग 74 है। इंडिया कौन से नंबर पर है दोस्तों? इंडिया है 74 पोजीशन पर। इसे याद रखिएगा, काम का है। इस प्रकार से मेरा आपसे कहना दोस्तों, खबरों को जोड़ के पढ़िए। मतलब अगर आपने विश्व आर्थिक मंच के बारे में कहीं पढ़ा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पढ़ा था, कोई दूसरी खबर थी, अभी आप कोई दूसरी खबर पढ़ रहे हैं, तो इन खबरों को आपस में इंटरलिंक कर लीजिए। इससे काफी ज्यादा मदद मिलती है पुरानी खबरों को याद रखने में। और जब भी कोई नई खबर आए तो पिछली खबर को दोहराना बहुत जरूरी है। ग्लैंड की जब बात करते हैं दोस्तों, ग्लैंड में एक तो WWF का हेडक्वार्टर है और एक IUCN का हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, IUCN का हेडक्वार्टर है। बर्न की बात करते हैं, ये स्विट्जरलैंड की कैपिटल सिटी है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल सिटी है बर्न, याद रखिएगा। जेनेवा एक बड़ा शहर है जहां पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के हेडक्वार्टर्स का मेला लगा हुआ है। WHO, WTO, WIPO, WMO, ILO, UNSCR, UNCTAD जैसी कई संस्थाएं जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा में ही, और जिसकी बात कर रहे हैं ये भी वहीं पर है। आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा बैंक है मेरे दोस्तों जिसने फास्ट टैक्स की जब बात की जाती है सबसे बड़ा जारीकर्ता बन गया? मतलब सबसे ज्यादा फास्ट टैक्स उस पर्टिकुलर बैंकिंग संस्था द्वारा इशू किए गए हैं हमारे देश में। फास्ट टैक्स से संबंधित आपका यह सवाल पहला है। दूसरा सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने फास्ट टैग मैंडेटरी कर दिए हैं 4 व्हीलर्स के लिए। किस डेट से आपको यह जानकारी देनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। कौन सा बैंक कोई पूछे तो मेरे दोस्तों आंसर क्या होगा? आंसर सोचने वाली बात है, पेटीएम पेमेंट बैंक। कौन सा बैंक है दोस्तों? पेटीएम पेमेंट बैंक सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, पेटीएम की जब बात करते हैं तो इसका लाइसेंस पेमेंट बैंक के तौर पर विजय शेखर शर्मा को मिला, जो कि इसके फाउंडर हैं। एक तरह से देखा जाए, नाम क्या है दोस्तों? विजय शेखर शर्मा। एक्चुअल में पेटीएम की जब बात की जाती है तो आपसे एग्जाम में एक और सवाल पूछा जा सकता है कि पेटीएम का होल्डिंग कंपनी कौन है? होल्डिंग कंपनी का मतलब इसका कर्ता धर्ता कंपनी कौन है जिसके नाम से ये रजिस्टर्ड है? ये रजिस्टर्ड है मेरे दोस्तों 197 कम्युनिकेशन के नाम से। कौन सी कंपनी है? 197 कम्युनिकेशन। इसमें अलीबाबा का भी इन्वेस्टमेंट हुआ है पेटीएम में। ठीक है दोस्तों, 197 कम्युनिकेशन, फाउंडर का नाम विजय शेखर शर्मा। फास्टैग इशू करने वाली नंबर 1 कंपनी पेटीएम है, याद रखेगा मेरे दोस्तों। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं फास्टैग की। फास्टैग मैंडेटरी कर दिया गया है, मतलब कंपलसरी कर दिया गया, एक तरह से मैंडेटरी। मैंडेटरी की जब बात की जाती है, मैंडेटरी कर दिया गया है कब से? 1 जनवरी 2021 से ये मैंडेटरी हो गया। 4 व्हीलर्स की बात की जा रही है, 4 पहिया वाहनों की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है बेटा, तो क्या 2 पहिए पे थोड़ा लगेगी, 4 पहिए पे लगेगी, लेकिन ट्रकों की भी बात की जा रही है। ठीक है, ट्रक पे नहीं, वो गाड़ियां जिनमें 4 पहिए होते हैं, 4 व्हीलर्स होते हैं, उनकी बात की जा रही है। ट्रक तो बड़े बड़े भी आते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े हम। एक और खास बात, फास्टैग में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? उस टेक्नोलॉजी का नाम है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसकी मदद से वो कोड रीड किया जाता है। अगली बात, वो कौन सी पेमेंट से संबंधित संस्था है जो यहाँ पर पेमेंट को सक्सेस कराती है, और कोई भी दिक्कत आती है तो उसे एक तरह से रेगुलेटर की तरह देखती है, उसका नाम है NPCI। सभी जो संस्थाएं हैं वो NPCI से लिंक हैं, और NPCI से परमिशन के बाद ही इस फास्टैग को इशू कर रही है। ठीक है बच्चों, NPCI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसको भी ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर मुंबई में है। 2008 की इसकी स्थापना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और IBA द्वारा प्रमोट किया जाता है इसे। तो सारी बातें आप लोग को समझ आ रही होंगी। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, सभी के जो हेडक्वार्टर्स हैं मेरे दोस्तों वो हैं मुंबई में। लेकिन जब पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में। आगे रक्षा क्षेत्र, डिफेंस की बात कर रहे हैं। डिफेंस की जब भी बात की जाती है, डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, सबके नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए FDI की लिमिट को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया है, पहले कितना था, ये सारी बातें आपको जाननी है। डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करेंगे, सेनाओं की बात करेंगे, CDS की बात करेंगे, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। रक्षा क्षेत्र की जब बातें की जाती हैं दोस्तों,
तो इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को बढ़ाकर 49 से कितना कर दिया गया, 74 कर दिया गया। याद रखिएगा आंसर क्या है दोस्तों, 74 इज द राइट आंसर। 74% बिल्कुल सही जवाब है। आगे 74 इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों। अब जब हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, वो कौन सी संस्था है जो इस पर अपनी राय रखती है, लिमिट को बढ़ाती है, घटाती है, उसका नाम क्या है? कोई पूछे, जिसे पहले DIPP के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? DIPP। अब उसका नाम क्या हो गया है? उसका नाम बदल गया है। अब क्या हो गया है? वो हो गई है DPIIT। हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली में है दोस्तों। यही सब कुछ देखती है FDI से संबंधित बातों पर। अब बात की जाती है डिफेंस की। जब बात करते हैं तो FDI को बढ़ाकर देश में इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की सोची जा रही है। साथ साथ में जब इंपोर्ट की बात करते हैं हम लोग, इंपोर्ट मतलब हथियारों को इंपोर्ट करने की बात करते हैं, तो भारत की रैंकिंग एज पर सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर स्वीडन के स्टॉकहोम में है, भारत दूसरे पायदान पर है। नंबर 1 पर सऊदी अरब है जो सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करता है। एक्सपोर्टर की भी रैंकिंग है, नंबर 1 पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर एक्सपोर्ट करने वाली संस्था है, देश है चाइना। अब ये सब बातें हैं जो काम की यहाँ आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है मेरे दोस्तों, इसलिए मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में तीनों सेनाओं को आपसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए CDS को क्रिएट किया गया। CDS, पहले CDS बिपिन रावत साहब हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। ठीक है दोस्तों, 3 सेनाएं। इंडियन आर्मी की जब बात की जाती है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मनोज मुकुंद नरावने, ये 28 चीफ हैं इसके। IAF की जब बात करते हैं दोस्तों, RKS भदौरिया, इतना याद रख लीजिएगा, RKSB। इंडियन नेवी की जब बात करते हैं तो करमवीर सिंह की बात की जाती है। इंडियन आर्मी की जब बात करेंगे, जिस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन आर्मी डे, वो है 15 जनवरी। और इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे मनाता है 27 अक्टूबर को। ये देखिए, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को हाल में ही मनाया गया, पिछले महीने में। और नेवी डे अगले महीने में आने वाला है 4 दिसंबर को। तो इस तरह से इन सारी बातों को, छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी और शहर सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं, आपको बताना है। कृष्णा नदी, क्या उसके किनारे विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है? मूसी के किनारे हैदराबाद, रामगंगा के किनारे बरेली और कावेरी के किनारे मैसूर। क्या ये बातें सही हैं? चारों के चारों मुझे सही लग रहे हैं। क्या ये गच्चे वाला सवाल है? ऐसे बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी। आंसर है कृष्णा, विजयवाड़ा सही जवाब। कृष्णा जिसके साथ विजय उसके नीचे, मैंने शॉर्टकट बताया आप लोगों को। मूसा भाई कहाँ के? हैदराबाद के। मूसा भाई कहाँ के? हैदराबाद के, सही है। और मूसी जो नदी है वो कृष्णा की ही ट्रिब्यूटरी है, ये भी याद रखिएगा। रामगंगा की जब बात की जाती है, रामगंगा की, तो दोस्तों इसके किनारे बरेली शहर बसा हुआ है, झुमके वाला शहर। कावेरी नदी की जब बात की जाती है तो इसके किनारे मैसूर नहीं, वो श्रीरंगपट्टनम है, याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, ये अभी CHSL के एग्जाम में भी पूछा गया है, श्रीरंगपट्टनम शहर। ठीक है बच्चे, ये कर्नाटक में ही है, कर्नाटक में ही है, बेंगलोर के करीब में। तो मेरे दोस्तों ये चारों ऑप्शन आपको समझ आ गए होंगे। इस प्रकार से ज्योग्राफी के भी कुछ हिस्से यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। अब साथ साथ में बता दूं बेटा, सब्सक्रिप्शन फी हाइक होने वाली है बैंक और SSC की। आपके कोई भी दोस्त, मित्र, साथी, परिवार, रिश्तेदार, समधी समधन कोई भी हो, उनको जानकारी दीजिए, इस कोड का इस्तेमाल करवाइए। ये कोड आपकी जिंदगी बदल सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान और उनका मुख्यालय सही ढंग से मेल नहीं खाता? ऐसे सवाल बड़े अच्छे लगते हैं, सबको पढ़ना पड़ता है, गलत निकालना पड़ता है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हमारे देश में जो भी मेडिकल रिसर्च से संबंधित काम होते हैं उसको अप्रूवल यही देता है। अब देश में वैक्सीन डेवलप की जा रही थी, जब बात की जाती है तो अप्रूवल कौन देगा? बताइए, सोचिए। वैक्सीन डेवलप की जा रही है मेडिकल रिसर्च से संबंधित, तो मेरे दोस्तों जवाब दीजिएगा, वैक्सीन डेवलप की जा रही है, अप्रूवल कौन देगा? ये आपको जानकारी देनी है। ICMR का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। ऐसे एक और संस्था है CDSCO, ड्रग रेगुलेटर को तौर पर देखा जाता है उसे। ये मेडिकल रिसर्च रेगुलेटर है, वो ड्रग रेगुलेटर है। देश में जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, CDSCO के माध्यम से ही उसे काम को आगे बढ़ाया जाता है। DRDO नई दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में, बिल्कुल सही जवाब। इरडा की बात करते हैं, यानी कि वो संस्था जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है।
हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर उसका नई दिल्ली नहीं है, हेडक्वार्टर है उसका दोस्तों हैदराबाद में। सुभाष चंद्र खुंटिया, सुभाष चंद्र खुंटिया, एससी खुंटिया, ये जो हैं इसके चेयरमैन हैं। स्थापना संस्था की 2000 में हुई है। एक्ट है IRDAI एक्ट 1999, IRDAI एक्ट 1999, 1999। अब ये IRDAI हो गया है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, ये कुछ बेसिक बातें हैं। RN मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पर इस संस्था की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने किताब उल हिंद लिखा है? इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री से संबंधित सवाल है, इंपॉर्टेंट है। किताब उल हिंद की जब बात की जाती है तो एक फारसी अरबी विद्वान जो जिसका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ, इन चारों में से कौन है? वो है अल बरूनी। अल बरूनी जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? उज्बेकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आंसर तो अल बरूनी है, लेकिन ये किसके साथ भारत आया जो इसने हिंद नाम की किताब लिख डाली? तो दोस्तों हमारे देश की जब बात की जाती है तो 3 आक्रमणकारी, जब हम मिडिवल की बात करते हैं और जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत करते हैं इन 3 आक्रमणकारियों से। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम MBK, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी। याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी, GO लगा दे रहा हूँ, गजनबी GA लगा दे रहा हूँ। ये जो सबसे ज्यादा आक्रमण करने वाला है वो गजनबी है, 17 आक्रमण किए, केवल लूटपाट करने के लिए आता था। मोहम्मद बिन कासिम जो है इसने एक ही आक्रमण किया था, और गोरी जो था इसने कुल 5 आक्रमण किए थे। इसी के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत में जब बात की जाती है तो स्लेव डायनेस्टी यहां पर आई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, स्लेव डायनेस्टी ने अपना जो दिल्ली सल्तनत पर काबिज हुई वो, इसको मारने के बाद। तो मोहम्मद गजनबी ये जो 17 आक्रमण करने वाला था, इसका जो 16वां आक्रमण था दोस्तों वो सोमनाथ टेम्पल पर था। कौन सी नदी पर था और कौन सी मंदिर पर था? सोमनाथ टेम्पल पर। खूब लूटपाट की। और दोस्तों जब इस हमले में साथ में अल बरूनी भी आया था, और इन हमलों के बारे में जानकारी दी जाती है किताब उल हिंद में। ठीक है बच्चे, मिलती है जानकारी, मिलती है। अल बरूनी याद रखिएगा, महमूद गजनबी। ठीक है बच्चे, किताब उल हिंद किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है। अगला सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बात करें। ताज उल मासिर, ये भी एक किताब है, किसने लिखी है इसे दोस्तों? ये लिखा गया है हसन निजामी ने, हसन निजामी ने लिखा है, याद रखिएगा, हसन निजामी। आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र राज्य है जो मूगा रेशम का उत्पादन करता है। हमारे देश में देखिए रेशम के कई प्रकार होते हैं, लेकिन मूगा रेशम जो है इसका प्रोडक्शन एक ही स्टेट में होता है, और मूगा रेशम को GI टैग भी मिला हुआ है। अब खुद सोच लीजिए, जिसका उत्पादन केवल एक ही राज्य में होता हो, यानी कि वहां की भौगोलिक संरचना कुछ इस प्रकार की है कि इस प्रकार का रेशम वहां पर उत्पादन हो सकता है, तो इसको GI टैग भी मिला हुआ है। ठीक है बच्चे, और ये जो मुगा रेशम है ये होता है असम में। कहाँ होता है दोस्तों? असम में होता है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि हमारे देश में सबसे ज्यादा सिल्क का उत्पादन, रेशम का उत्पादन कौन से स्टेट में होता है? इसे बोलते हैं सिल्क स्टेट, सिल्क सिटी, सिल्क राज्य, रेशम राज्य के तौर पर। ठीक है जी, और सबसे ज्यादा होता कहां पर है? बैंगलोर में। इसलिए बैंगलोर को और मैसूर को सिल्क सिटी का भी नाम दिया जाता है। बैंगलोर और मैसूर वाला इलाका जो है, यहां पर सिल्क सबसे ज्यादा होता है। इवन बैंगलोर में जाएंगे तो सिल्क बोर्ड मिलेगा वहां पर, सिल्क बोर्ड इसके लिए अलग से गठित किया गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है, मूगा सिल्क असम में होता है, GI टैग मिला हुआ मूगा सिल्क को। और GI टैग की जब बात करते हैं, जो GI रजिस्ट्री कहां पर, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, GI टैग से किडनी में बसा लीजिए। आगे, धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। सेशन को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ज्ञान का सागर बहना चाहिए हमेशा। अब आखिर में जाते जाते मिशन 10 दिमाग में रखिए कोड को, और मैं एंड में आपको बताता हूं हमेशा अपने उस सेशन के बारे में जो डेली सुबह आता है अनअकैडमी पर आपके लिए। वो है करंट अफेयर का सेशन, तूफानी सेशन, जो डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर मिलता है आपको अनअकैडमी पर। लेकिन गोल कौन सा है? बैंक एग्जाम सेलेक्ट करिएगा। ठीक है बच्चे, आगे 1 बजे वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर, 4:30 बजे जो चल रहा है ये स्टूडियोज पे चलता है, और स्टडी पर फिर 7 बजे मिलता हूं मैं। अनअकैडमी पर सुबह 8 बजे दोस्तों, 10 बजे स्पेशल क्लास होगी रेलवे की, और 8:30 बजे शाम को होती है बैंक की स्पेशल क्लास। ठीक है बच्चों, आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ लॉट जुड़ने के लिए।